आईएएस आईपीएस बनना या आईआरएस बनना तो बहुत ही मुश्किल है और पता नहीं कितने घंटे पढ़ना पड़ता है। अगर मैं नहीं भी दूंगी तो भी मेरे यूपीएससी के अटेम्प्ट्स जा रहे हैं, तो मैं इस अटेम्प्ट को दूं। हैरानी की बात ये थी कि उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी। सुबह 3 घंटे निकालना, फिर किसी तरह शाम को 2 घंटे निकालना, कहीं ना कहीं नींद पूरे नहीं हो रही थी क्योंकि मैं 9 महीने प्रेग्नेंट थी। तो वहाँ पे सेंटर पे भी जो मेरे इन्विजिलेटर थे तो वो बड़े परेशान से थे कि कहीं कुछ हो ना जाए। मैं अपना अटेम्प्ट जरूर दूंगी, अपनी तरफ से जितना बेस्ट कर सकती हूँ वो करूंगी। मेरा यूपीएससी का जो सपना था वो खत्म हो गया। कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं पेपर अच्छा ना होने पे। मैंने सोचा कि नमस्कार, मैं पूनम दलाल दहिया। आई एम वर्किंग एज एडिशनल एसपी इन हरियाणा पुलिस और मैं आज आप सबके बीच में हूँ अपनी यूपीएससी की जर्नी शेयर करने के लिए। उससे क्या-क्या मैंने सीखा और क्या-क्या आप सीख सकते हैं और साथ ही अ, हम यूपीएससी को कैसे क्लियर कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको अपने थोड़े से अनुभव से शेयर करूँगी कुछ टिप्स। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो यूपीएससी से बहुत डरते हैं और जिनको लगता है कि ये आईएएस आईपीएस बनना या आईआरएस बनना तो बहुत ही मुश्किल है और पता नहीं कितने घंटे पढ़ना पड़ता है और क्या-क्या करना पड़ता है तो जाके यूपीएससी क्लियर होता है। क्योंकि कहीं न कहीं जो आज आपके सामने खड़ी है, ये वही लड़की है जो खुद इस कैटेगरी में आती थी, जिसको इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि वो कभी यूपीएससी क्लियर भी कर पाएगी। और यूपीएससी ईश्वर की कृपा से मैंने यूपीएससी क्लियर भी किया, 1 बार नहीं 3 बार। और आज की तारीख में मैंने किताबें भी लिखी हैं यूपीएससी के बच्चों के लिए और साथ ही मैं आज की तारीख में यूपीएससी के बच्चों को मेंटर भी करती हूँ। तो आज वही लड़की जो 22 साल की उम्र में कहीं डरती थी यूपीएससी देने के लिए, वही लड़की आज आपके सामने खड़ी है अपनी जर्नी शेयर करने के लिए और आपके आपके बीच ये आप लोगों को समझाने के लिए कि एनीथिंग इज़ अचीवेबल एंड नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इफ यू फॉलो जस्ट योर ड्रीम्स। तो पहले मैं शुरू करती हूँ अपनी जर्नी से। मैं जो मेरे एंसेस्ट्रल विलेज है वो हरियाणा में झज्जर ज़िले में छारा गाँव है और मेरे पिताजी वहीं हरियाणा से बिलॉन्ग करते हैं और मेरी माताजी दिल्ली से। मैं दिल्ली में पली-बड़ी हूँ। मेरी जो शिक्षा है वो एक छोटा-सा टाउन है नांगलोई, वहाँ से मेरी शिक्षा हुई है और 10th भी मैंने मॉडर्न चाइल्ड पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है नांगलो से, वहाँ से की है और 12th भी मैंने वहीं से की है। मेरी मदर एक प्राइमरी स्कूल टीचर हैं, अभी वो रिटायर हो गई हैं और मेरे पिताजी जो थे उनका खुद का व्यवसाय था। अनफॉर्च्यूनेटली बहुत ही यंग एज में वी लॉस्ट हिम। तो मैंने 12th क्लास के बाद में मैंने शुरुआत की एक प्राइमरी स्कूल टीचर ट्रेनिंग के कोर्स से। अ, उस टाइम पे मेरा ऐसा कोई सपना नहीं था। मैं ऑनेस्टली शेयर करना चाहूँगी कि मुझे कुछ ज़्यादा पता भी नहीं था यूपीएससी के बारे में। सिर्फ़ इतना पता था कि एक आम लड़की की तरह मैं एक इंडिपेंडेंट लाइफ़ जीना चाहती थी और अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी। तो 12th के बाद में ज़्यादा गाइडेंस नहीं थी हमारे पास में, तो मैंने 12th के बाद में एक जेबीटी का कोर्स होता है प्राइमरी स्कूल टीचर का, वो मैंने किया और उसके जस्ट 2 साल बाद में वो कोर्स करने के 2 साल बाद में मेरी नौकरी लग गई गवर्नमेंट स्कूल में। और क्योंकि मेरी गवर्नमेंट स्कूल में नौकरी लग गई थी और क्योंकि मैं ऑलरेडी एक सरकारी नौकरी में थी, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब रेगुलर डिग्री नहीं कर सकती थी। तो इसलिए मैंने ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉरेस्पॉन्डेंस से इनफैक्ट एज़ अ एक्सटर्नल स्टूडेंट मैंने ग्रेजुएशन पास किया। और ग्रेजुएशन पास करने के बाद में भी मुझ में ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि यूपीएससी करूँ, क्योंकि मुझे आज भी याद है जब मैं ग्रेजुएशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट्स फैकल्टी जाती थी, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चों को वहाँ पे यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मैं देखती थी, जो लोग 18-18 घंटे क्लेम करते थे कि हम 18 घंटे से बस पढ़ ही रहे हैं। उनको पूरे टाइम पढ़ते हुए देखती थी, तो मुझे लगता था पता नहीं ये क्या एग्ज़ाम है, इसको कैसे क्लियर किया जा सकता है। एनीवेज़ तो ग्रेजुएशन के बाद में मैंने बैंक पीओ के एग्ज़ाम दिए और उसमें मेरा चयन हुआ और स्टेट बैंक के अंदर में मैंने 3 साल नौकरी करी। तब भी मेरे दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि मैं यूपीएससी को अटेम्प्ट करूँ, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था कहीं न कहीं पे। उसके बाद में बैंक के बाद में मैंने एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम दिया और उसमें जब मेरा 7वां रैंक आया ऑल ओवर इंडिया बिना किसी कोचिंग के, और तो मुझे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आया और कि अगर मेरा 7वां रैंक इसमें आया है जिसमें हमारे टाइम पे, उस टाइम पे आई एम टॉकिंग अबाउट 2006 के करीब की बात मैं कर रही हूँ।
तो 2006 में उस टाइम पे आई थिंक अराउंड 20 से 30 लाख बच्चे देते थे एसएससी ग्रेजुएट लेवल, और उसमें जब मेरा बिना किसी कोचिंग के 7वां रैंक आया और मैंने अपनी फर्स्ट चॉइस की सर्विस इनकम टैक्स एज अ इंस्पेक्टर मैंने ज्वाइन की, तो मुझे कहीं न कहीं लगा कि मुझे यूपीएससी का ट्राई करना चाहिए। एक दूसरी वजह ये भी थी कि मैं जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग करती हूँ, और जनरल कैटेगरी को तब तक 3 अटेम्प्ट मिलते थे, 4 अटेम्प्ट्स मिलते थे टिल द एज ऑफ 30 इयर्स। तो मैं ऑलरेडी 28 की एज में आ चुकी थी, और मेरा एक अटेम्प्ट तो वैसे ही एज वाइज़ ख़त्म हो गया था। तो मुझे ये था कि अगर मैं नहीं भी दूँगी तो भी मेरे यूपीएससी के अटेम्प्ट्स जा रहे हैं, तो मैं इस अटेम्प्ट को दूँ। तो पहला अटेम्प्ट जैसे हर पहले अटेम्प्टर के साथ होता है, अ, मैंने बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंस से दिया, क्योंकि आप यूपीएससी को इस लेवल पे मानते हो और अपने आप को इस लेवल पे। तो जब आप इधर से इधर अपने आप को मानते हो, आप ऑलरेडी एक डिसएडवांटेज से प्ले कर रहे हो। ये चीज़ मुझे बहुत बाद में रियलाइज़ हुई, मैं इन सब बातों पे बाद में आऊँगी। तो जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, तो मेरा हुआ इसमें फॉर्च्यूनेटली, मेरा उसमें भी सिलेक्शन हुआ, पहले अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हुआ, परंतु मुझे अपने पसंद की सर्विस नहीं मिल पाई। और दूसरे अटेम्प्ट में भी मेरा सिलेक्शन हुआ दोबारा, लेकिन फिर मुझे मेरी पसंद की सर्विस नहीं मिली, और तीसरे अटेम्प्ट में मैं प्री क्वालीफाई नहीं कर पाई। और इसी के साथ मेरा 30 साल पूरे हो गए थे उस टाइम पे, और मेरा यूपीएससी का जो सपना था वो खत्म हो गया। उसके बाद में जैसे कि जनरली होता है कि हम किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से अगर चाहें, तो पूरी कायनात आपको कोशिश करती है उस चीज़ से मिलाने की। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे समहाउ। तो यही चीज़ कहीं न कहीं मेरे साथ हुई, और 5 साल के बाद में जब मैं टोटल यूपीएससी को भूल चुकी थी, 2011 में मैंने लास्ट अटेम्प्ट दिया था, और 2015 के अंदर नोटिफ़िकेशन आता है, जहाँ पे 2011 वाले कैंडिडेट्स को एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाता है। जब मैंने वो नोटिफ़िकेशन पढ़ा, उससे पहले मैंने यूपीएससी से टोटली सब कट ऑफ कर लिया था, जैसे एक ब्रेक ऑफ में होता है कि यूपीएससी से हर जुड़ी चीज़ से मैंने नाता तोड़ लिया था। अखबार हिंदू पढ़ना छोड़ दिया था, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना छोड़ दिया था, और डीडी न्यूज़ देखनी छोड़ दी थी, और मतलब तकरीबन हर लिहाज से मैं यूपीएससी से कोसों परे थी। तो सडनली मेरे जीवन में फिर ये हलचल हुई, और 2015 में ये नोटिफ़िकेशन आया। पर हैरानी की बात ये थी कि उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी। मैंने जस्ट अपना बेटा कंसीव किया था, और जब ये नोटिफ़िकेशन आया तो एक दुविधा सी रही मन में कि क्या मैं ये पेपर दूँ या ना दूँ? तो वही ख़्याल आया कि यूपीएससी अगले साल तो स्पेशली कोई अटेम्प्ट निकालेगी नहीं, तो मेरे पास यही एक चांस है टू मेक इट और नॉट मेक इट। तो मैंने वही किया, मैंने सोचा कि लेट्स गिव आवर बेस्ट, एंड उसके बाद देखा जाएगा। तो उन्हीं मेरे को लगता है ज़िंदगी की सबसे चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस में, जब मैं 5 साल से पढ़ाई से बिल्कुल दूर थी। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि उस टाइम तक पिछले 5 सालों में सिलेबस भी यूपीएससी का चेंज हो गया था, पैटर्न चेंज हो गया था। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे इंट्रोड्यूस कर गए थे जो पिछले वाले मेरे पहले जब मैंने तैयारी की थी तो वो थे ही नहीं, जैसे एथिक्स। और मेरे लिए एक तरह से बिल्कुल नई शुरुआत सी थी। बट फिर भी मुझे लगा कि व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई, व्हाट्स द हार्म। तो अगस्त में जब मैंने प्री दिया, आई स्टिल रिमेंबर, मैं सेंटर पे गई, और क्योंकि मैं 9 महीने प्रेग्नेंट थी, तो वहाँ पे सेंटर पे भी जो मेरे इन्विजिलेटर थे, तो वो बड़े परेशान से थे कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो समहाउ आई गिव माय प्री, एंड लकीली मेरा प्री क्लियर हो गया। और पहली बार ऐसा था कि प्री और मेंस के बीच में जो टाइम था, उसमें मैं मेंस का उतना सोच ही नहीं रही थी जितना कि अपने बच्चे के बारे में सोच रही थी। और उसी टाइम पे जब तक प्री का रिज़ल्ट आया, मेरी डिलीवरी हो गई, और मतलब वो चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस को और ज़्यादा चैलेंजिंग बनाते हुए मैं बेड रेस्ट पे थी। पिछले मतलब 1 डेढ़ महीना मैं बेड रेस्ट पे रही, और उसके बाद सिर्फ़ 1 महीना मुझे तकरीबन मिला, 1 से सवा महीना अपनी मेंस की तैयारी करने का, जो कि वही पैटर्न, वही सब्जेक्ट जो कि सब चेंज हो चुके हैं मेरे लिए। कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो मैंने पढ़े भी नहीं थे। 5 साल से मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच थी, और मेरे लिए मतलब इससे ज़्यादा चैलेंजिंग शायद हो नहीं सकता था। ऊपर से 1 ढाई महीने का बच्चा, जो भी जिन्होंने भी कभी बच्चे को पाला है वो समझ सकते हैं कि पहले 6 महीने कितने ज़्यादा टायरिंग होते हैं, क्योंकि बच्चे के साथ में आप एडजस्ट कर रहे होते हैं, आप चीज़ें सीख रहे होते हैं, साथ-साथ में यू आर अ न्यू मदर, यू आर लर्निंग डिफरेंट थिंग्स। और दूसरा, मैं अपने मदरहुड पे भी कोई किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी। बट वो जैसे कहते हैं कि फॉर्च्यून ऑल्सो फेवर्स द स्ट्रॉन्ग एंड द ब्रेव। तो कहीं न कहीं पे मुझे कहीं न कहीं में मन में था कि चाहे जो भी सर्कमस्टांसेस हों,
जो भी सिचुएशंस हों, मैं अपना अटेम्प्ट ज़रूर दूँगी, अपनी तरफ से जितना बेस्ट कर सकती हूँ वो करूँगी। क्योंकि मैं हमेशा इस बात में बिलीव करती हूँ कि ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं कि आपके पास में सबसे बढ़िया कार्ड्स हों हमेशा। लेकिन आपके पास जो भी कार्ड्स हैं, वो आप हमेशा कोशिश कीजिए उनसे अच्छे से खेलने की। क्या पता आप वो गेम जीत जाएँ। तो आई एम अ इटर्नल ऑप्टिमिस्ट दैट वे। तो मैंने उन सारी चीज़ों में 2.5 महीने के बच्चे के साथ अपने मेंस दिए। मुझे आज भी याद है कि मेरा सेंटर यूपीएससी था मेंस के दौरान में। और क्योंकि मेरा बेटा इतना छोटा था, तो हम उसको साथ में लेके जाते थे, मेरे इन-लॉज़ मेरे साथ जाते थे, मेरे हस्बैंड। और हमने यूपीएससी के पास ही एक होटल ले रखा था रेंट पे। और वहीं पे हम मतलब मैं पेपर दे के आती थी और वापस आके अपने बच्चे को सँभालती थी। तो ये थोड़ी-सी ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है ज़िंदगी भर मुझे याद रहेगी, वो स्ट्रगल उस टाइम की भी। और साथ में ही अ, जैसे टाइम ज़्यादा नहीं होता था, तो वो टाइम निकालना पढ़ाई के लिए कि सुबह 3 घंटे निकालना, फिर किसी तरह शाम को 2 घंटे निकालना। कहीं न कहीं नींद पूरी नहीं हो रही थी। प्रेगनेंसी के टाइम ये सब रहा, उसके बाद डिलीवरी के बाद तो बिल्कुल ही मैं ज़ॉम्बी बन गई थी, क्योंकि हर 2 घंटे में मेरे बच्चे को मेरा बच्चा उठ जाता था। आई यूज्ड टू केयर फॉर दैट। उस टाइम मुझे काफ़ी सपोर्ट रहा मेरी मदर इन लॉ का, मेरे फादर इन लॉ का, मेरे हस्बैंड का, मेरी खुद की मदर का, मेरे ब्रदर्स का। तो कहीं न कहीं पूरा परिवार था जो मतलब यूपीएससी ऐसा मुझे लग रहा था कि सिर्फ़ मैं नहीं दे रही हूँ, मेरा पूरा परिवार यूपीएससी दे रहा है। तो फाइनली 2.5 महीने के बच्चे के साथ मैंने मेंस दिए। एक चीज़ बिल्कुल रही मेंस के टाइम पे, क्योंकि जनरली जब आप किसी भी महकमे में होते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में होते हैं, तो जनरली आप उतना राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती। वही चीज़ मेरे साथ हुई मेंस में कि कई सारे क्वेश्चन्स ऐसे थे, कई सारे पेपर्स ऐसे थे। अब 20 क्वेश्चन्स आने लग गए थे। जब मैंने पहले पेपर दिया था तब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन्स आते थे, अब लॉन्ग क्वेश्चन्स आ रहे थे। तो 20 क्वेश्चन्स को लिखना और विदाउट राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि मैं बिल्कुल मेरे पास सिर्फ 1 महीना था किसी तरह कोर्स को ब्रश अप करने का, उसमें मुझे अपना ऑप्शनल भी ब्रश अप करना था, मुझे जीएस के बारे में भी पढ़ना था, नया पेपर एथिक्स था उसके बारे में पढ़ना था। और फिर पेपर के अंदर में वो सब बिल्कुल रिवाइज़ करके या किसी तरीके से सिलेबस को थोड़ा-सा अपने कंट्रोल में करके, पढ़ के उसको देना और उसके साथ में उसको लिखना, वो 20 क्वेश्चन्स को अटेम्प्ट करना मेरे लिए सबसे बड़ी फाइट थी। तो मैं आउट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस थी टोटली। और उसका मुझे काफ़ी खामियाज़ा हुआ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं हर पेपर में मेरे 4 या 5 क्वेश्चन छूटे मुझसे, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस थी ही नहीं। 5 साल के बाद आप इमेजिन कीजिए, आप एकदम से आपको पेपर पकड़ा दिया जाए और आपको लिखना हो 20 क्वेश्चंस, तो सडनली आप कैसे लिख पाएँगे? और मेरे को तो टाइम ही नहीं मिला। मुझे तो कोर्स पूरा करने का ही टाइम नहीं मिला, राइटिंग प्रैक्टिस का तो कोई मतलब ही नहीं था। ख़ैर मेंस मैंने दिए इन सारे चीज़ों के साथ में। और उसके बाद में जब रिज़ल्ट आया तो मेरा मेंस क्लियर हुआ और उसके बाद इंटरव्यू दिया और फाइनल जब मेरा रिज़ल्ट आया, तो जो मेरी सबसे चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस थे, उसमें मेरा सबसे बेस्ट रैंक आया आज तक का। और मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर दिस ऑल दिस 4 अटेम्प्ट्स आई थिंक नाउ आई एम मोर वाइज़। आई फ़ील दैट कि नब मुझे लगता है कि लास्ट अटेम्प्ट में एक जो बड़ी स्पेशल बात थी वो ये थी कि मेरे एटीट्यूड में बहुत फ़र्क था। जो पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में लड़की यूपीएससी को इस पेडेस्टल पे रखती थी और खुद को यहाँ पे, इस टाइम लास्ट अटेम्प्ट में जब मतलब बिल्कुल ही आप कहेंगे तो सिर्फ़ मुश्किल से 4 महीने टोटल मैं पढ़ पाई हूँ, अगर मैं न वो करूँ। तो 4 महीने में 5 साल के बाद का कोर्स करना, ये सब चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस में करना, मुझे लगता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा फ़र्क था एटीट्यूड का। क्योंकि मेरा एटीट्यूड अब ये था कि हमें अपनी तरफ से बेस्ट करना चाहिए, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ माय लाइफ़ इज़ गोइंग ऑन एंड इट इज़ गोइंग ऑन फाइन। सो अब मेरी जर्नी के बाद में आई विल कम टू द थिंग्स कि क्या-क्या चीज़ें रहीं जो मेरी जर्नी से मुझे लगता है कि मुझे भी सीखने को मिली और मुझे लगता है कि आप सभी को सीखने की ज़रूरत है। पहला मुझे लगता है कि पहली चीज़ जो जनरली फर्स्ट टाइम जो एस्पिरेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, जो मैंने भी करी, वो था कि सिर्फ़ प्री पे फ़ोकस करना। हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि यूपीएससी 3 स्टेज प्रोसेस है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो अगर हम सारा फ़ोकस सिर्फ़ प्रीलिम्स पे रखेंगे तो शायद हम इस एग्ज़ाम को ढंग से क्लियर नहीं कर पाएँगे, उतने अच्छे मार्क्स से नहीं कर पाएँगे। मैंने भी क्या किया जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा डरी हुई थी यूपीएससी को लेके, तो मेरा सारा फ़ोकस था किसी तरह प्री हो जाए। मैंने अपनी सारी एनर्जी, सारी चीज़ें प्रीलिम्स क्लियर करने पे झोंक दी। ये बिना जानते हुए कि प्रीलिम्स अगर क्लियर भी हो गया, तो वो सिर्फ़ एक क्वालीफाइंग पेपर है।
अगला पेपर मेंस है और उसके लिए मुझे उतनी ही मेरी बढ़िया तैयारी होनी चाहिए थी जितनी कि मेरी प्रीलिम्स की थी। और ये जनरली गलती सारे ही फर्स्ट अटेम्प्टर्स करते हैं, मोस्टली फर्स्ट अटेम्प्टर्स, जिनको लगता है कि किसी तरह हमारा बस प्री हो जाए फिर हम देखेंगे। मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी है। यूपीएससी एक मैराथन की तरह है, स्प्रिंट नहीं है ये। तो आपको जब एक मैराथन में होंगे तो आपको हर पड़ाव पे यू हैव टू हैव दैट परसिस्टेंस इन यू। तो आपको वो मेंस की तैयारी भी वैसे ही करनी पड़ेगी जैसे कि आपने प्री की और इंटरव्यू की तैयारी भी आपको साथ-साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि ओवरनाइट आपका कैरेक्टर या आपकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो सकती और यही चीज़ आपको सीखने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है, दूसरी सीख जो मुझे मिली अपनी जर्नी से और जो मुझे लगता है कि आप सभी के भी काम आ सकती है, वो है कि अपने आप में सेल्फ बिलीफ होना, अपने आप में कॉन्फिडेंस होना, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने इससे पहले जो भी एग्ज़ाम्स दिए सारे क्लियर किए, बहुत अच्छे रैंक से किए। लेकिन यूपीएससी जब मैं दे रही थी, इवन पूरी मेहनत के साथ में भी कहीं न कहीं मेरे सेल्फ बिलीफ में कमी थी। जिसकी वजह से मुझे लगता है कि रिज़ल्ट जो है वो मेरा जो है उतना पॉज़िटिव नहीं रहा पहले और दूसरे अटेम्प्ट्स में और तीसरे अटेम्प्ट में। लेकिन जब मैंने लास्ट अटेम्प्ट दिया, जो कि मतलब कोई सोच नहीं सकता कितनी चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस में दिया, उस टाइम पे कहीं न कहीं वो सेल्फ बिलीफ था, वो कॉन्फिडेंस था और वो एटीट्यूड था। और मुझे लगता है शायद कि जब हम इस पेपर को एक वीकनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देते हैं या एक अंडर कॉन्फिडेंट पर्सपेक्टिव से देते हैं, तो कहीं न कहीं वो पेपर हम पे हावी हो जाता है। अगर हम इस पेपर को एक कॉन्फिडेंस के साथ देंगे, अपने आप अपनी सारी कैपेबिलिटीज़ में कॉन्फिडेंस रखते हुए देंगे, अपने आप में बिलीफ रखते हुए देंगे, तो शायद देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल और आपकी वही जो पॉज़िटिव चीज़ें हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ है, वो निकल के आएँगी। राइट। तो अब ये सारी लर्निंग्स के बाद में मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि किस तरीके से मैंने काफ़ी सारे पेपर्स क्लियर किए हैं और यूपीएससी जैसे 3 बार किया, उससे पहले बैंक पीओ किया, एसएससी ग्रेजुएट लेवल किया, टीचिंग का एग्ज़ाम किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे क्या चीज़ थी ऐसी जिसने मुझे हेल्प किया ये पेपर को क्रैक करने में। यूपीएससी पे फोकस रखते हुए मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूँगी, बट जो भी मैं टिप्स दे रही हूँ वो कहीं न कहीं आपको हर पेपर में हेल्प करेंगी, किसी भी पेपर को अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो। तो पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट टिप मुझे लगती है जो काफ़ी लोग गलती कर जाते हैं, वो है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। यूपीएससी में, खासकर यूपीएससी में ये बहुत ज़रूरी है, जिस तरह ये ज़रूरी है कि क्या पढ़ना है, उसी तरह यूपीएससी में उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है, अगर आपने बहुत एक्सेसिव पढ़ लिया तो आप उसको रिटेन नहीं कर पाएँगे और वो मुझे लगता है कि हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आपको अपना सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए, आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना चाहिए। तो जब आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी तो आप टोटल फ़ोकस तरीके से ये सारी चीज़ों को अटेम्प्ट कर पाएँगे और आपका बड़ा डेडिकेटेड सी अप्रोच होगी पेपर के लिए। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट टिप मेरी साइड से कि आप कुछ भी, कोई भी टॉपिक करें, तो आपको ये ज़रूर अपना सेल्फ असेसमेंट साथ-साथ करना चाहिए। आप कोई भी टॉपिक कवर कर रहे हैं जनरल स्टडीज़ का, लेट्स से आप पॉलिटी का पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो आप वो टॉपिक करें और उसके बाद में, ठीक उसके बाद में थोड़ा ब्रेक लेके उस टॉपिक से पर्टेनिंग जो लास्ट ईयर्स में क्वेश्चन्स आए हैं, उनको ज़रूर अटेम्प्ट करें। उससे आपको पता चल पाएगा कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है, वो एक्चुअली आपको समझ में आया है कि नहीं आया, आया है तो कितना आया है और क्या, उससे एक साथ ही आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा जब आप उस टॉपिक से रिलेटेड 70-80% को अगर आप परसेंट क्वेश्चंस को अगर आप ठीक से सॉल्व कर पा रहे हैं, तो यू विल गेट दैट कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ कि मैं वो क्वेश्चन कर सकता हूँ और दैट इज नाउ दिस टॉपिक इज आई हैव मास्टर्ड दिस टॉपिक व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। वो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भी लाएगा और साथ में आपके कॉन्फिडेंस लेवल्स को भी बढ़ाएगा ये। और साथ ही जब आपकी तैयारी, ये बेसिक सब हो जाए, फाउंडेशन बन जाए, तो फिर पेपर से जस्ट 1 या 1.5 महीना पहले जो टाइम है, वो एक्सक्लूसिवली मॉक टेस्ट प्रिपरेशन के लिए रखिए। आप मॉक टेस्ट कीजिए, साथ में लास्ट ईयर के पेपर्स भी कीजिए, लास्ट के 7 या 8 साल के पेपर कीजिए और उसके साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितनी कट ऑफ पे ये पेपर का सिलेक्शन होता है। जनरली इट्स अ थंब रूल कि अगर किसी भी पेपर में आपके 60% आ रहे हैं, तो दैट इज मच, एटलीस्ट यूपीएससी के पेपर में आई कैन से कि यूपीएससी की कोई भी किसी भी साल की आप कट ऑफ निकाल लीजिए, 60% से ऊपर कट ऑफ शायद गई ही नहीं है। तो आप 60% को टारगेट कीजिए। लास्ट ईयर के पेपर्स की मैं बात करूं तो अगर आपके 60% आप अचीव कर पा रहे हैं, तो यू विल डू वेल इन द एग्जाम। तो आप ये भूल जाइए कि 7 लाख बच्चे बैठ रहे हैं या इसमें ये टफ है, ये ऑप्शनल बढ़िया है, ये ऑप्शनल के अंदर घटिया स्कोर आ रहा है, इस साल ये ऑप्शनल अच्छा चल रहा है। ये सारी चीजें इमटेरियल है।
आपको ये समझने की ज़रूरत है कि क्या परसेंटेज है जो मुझे लेके आनी है, और आपका एकमात्र फ़ोकस, जैसे कि अर्जुन का था मछली की आँख पे, तो आपकी मछली की आँख इसमें है 60% परसेंटेज को फ़ोकस करना। और एक और टिप जो मैंने पहले भी शेयर करी, जो कि मैं अब बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, दैट इज़ दैट कि यू नीड टू हैव दैट सेल्फ बिलीफ इन यू। उसी के साथ में प्रिपरेशन के टाइम भी सेल्फ बिलीफ, और पेपर करते हुए टाइम भी ये सेल्फ बिलीफ। जनरली ये देखा गया है कि जनरली जब आप पेपर करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, तो कई बार होता है कि आपको जो सेट मिला है या कोई भी क्वेश्चन पेपर आपने किया और स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन आपको नहीं आए, 5 क्वेश्चन नहीं आए, एंड समहाउ यू जस्ट लूज योर कूल। आपको लगता है कि मुझसे ये पेपर क्लियर नहीं होगा, या आपको लग रहा है पेपर बहुत टफ है। आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि पहली बात तो, जैसे मैंने पहले कहा कि यूपीएससी एक मैराथन है, उसी तरह हर पेपर भी एक मैराथन है। तो आपके अगर पहले 6 क्वेश्चन नहीं आपको समझ आ रहे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट 94 क्वेश्चंस हैं आपके पास में, जो कि आपका स्कोर बनाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि अगर पेपर आपको टफ लग रहा है, तो आपको ये समझाने की ज़रूरत है कि ये टफ है तो सबके लिए टफ है, तो इसका मतलब कट ऑफ जो है वो थोड़ा-सा कम जाएगी। और अगर पेपर ईज़ी है, तो वो सबके लिए ईज़ी है। इनफैक्ट ईज़ी पेपर सीरियस कैंडिडेट्स के लिए थोड़ी प्रॉब्लम की बात हो जाती है, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाती है और उसके अंदर में आपको वो बेनिफिट नहीं मिल पाता, जो कि टफ पेपर में शायद मिल पाए। तो पेपर अच्छा है, टफ है, ईज़ी है, डज़न्ट मैटर। आपको अपना पेपर के अंदर में अपना कूल रखने की ज़रूरत है, अपने आप को समझाने की ज़रूरत है, थ्री इडियट्स की तरह कि ऑल इज़ वेल एंड आई विल डू इट। तीसरी चीज़ मुझे लगता है कि जो पेपर के दौरान ही बहुत ज़रूरी है कि जब भी आपको कोई पेपर मिले, तो पहले आप उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें जो आपको शॉर्ट आते हैं। आजकल तकरीबन हर पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, तो मेरे सलाह आपको रहेगी कि पहले आप उन क्वेश्चंस को फटाफट अटेम्प्ट कीजिए। एक बार पूरे पेपर से ग्रो थ्रू हो जाइए, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन से अगर वो आता है, श्योर आता है तो उसको कीजिए, नहीं तो उसको छोड़ के दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए। इस तरह पहले पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हुए शॉर्ट क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कीजिए। उसके बाद देखिए कि आपका शॉर्ट में कितने आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पेपर किया, 50 क्वेश्चंस मेरे शॉर्ट मुझे लग रहा है कि मेरे ठीक है। आगे 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मुझे लग रहा है कि मैं लास्ट की 2 ऑप्शंस पे पहुंच पा रही हूँ, 2 ऑप्शंस में रूल आउट कर पा रही हूँ। तो वहां पे आपको इंटेलिजेंट गेस लेने की जरूरत है। यू हैव टू टेक अ इंटेलिजेंट गेस। और उसके साथ में आपको ये भी, जिस तरह आपने पहले स्टेज में ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से क्वेश्चन आपको शॉर्टली आते हैं, वो आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, उसी तरह आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेज कि अब कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं आते और मुझे बिल्कुल नहीं अटेम्प्ट करने। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कन्वर्सेशन में कहा कि जैसे ये ज़रूरी है कि कौन सी किताब पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी है, वो दोनों ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। उसी तरह पेपर में भी ये बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या अटेम्प्ट करना है और क्या नहीं करना। उसके बाद जो बीच के रह जाते हैं आपके, फॉर एग्जाम्पल 50 क्वेश्चन आपको पता है कि मैं श्योरली अटेम्प्ट करना चाहता हूँ, 20 क्वेश्चन ये हैं जो मैं बिल्कुल नहीं अटेम्प्ट करना चाहता क्योंकि मुझे उनके बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं है, तो उनको छोड़ दीजिए। बिकॉज अगर आप गेस करेंगे तो आपके नेगेटिव मार्किंग की तरफ आप ज्यादा जाएंगे। अब बीच के जो 30 क्वेश्चन है उसमें इंटेलिजेंट गेसिंग कीजिए। तो अगर आप ये सारी टिप्स ध्यान में रखेंगे तो मुझे लगता है कि सिर्फ कोई भी एग्जाम जो है आप ऐसा नहीं है जो आपसे क्लियर ना हो, और यूपीएससी भी आपसे 100% क्लियर होगा। उसी के साथ में एक लास्ट चीज़ जो मैं सभी को बताना चाहूँगी कि अल्टीमेटली हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो भी एग्ज़ाम्स हम क्लियर करते हैं, ये हमारी ज़िंदगी के एक पार्ट हैं बस। दीज़ आर जस्ट एग्ज़ाम्स। ये हमारी पूरी ज़िंदगी नहीं है, ये हमारी पूरी ज़िंदगी को डिफ़ाइन नहीं करते। और कहीं न कहीं पे जो बच्चे काफ़ी न्यूज़ में आता है कि कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं पेपर अच्छा ना होने पे, या कुछ लोग बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाते हैं अगर उनका क्लियर नहीं होता तो। तो मुझे लगता है कि लाइफ़ इज़ मच मोर देन दिस ऑल एग्ज़ाम्स। वैसे तो मैं उम्मीद रखूँगी कि जो भी ये टॉक में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि आपका एग्ज़ाम हो। बट अगर 1% ना हो तो प्लीज़ रिमेंबर, दिस इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम, लाइफ़ इज़ मच मोर देन दैट एंड वी ऑल आर मच मोर देन दैट। थैंक यू। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। जोश टॉक्स अब स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियां ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल स्पॉटिफाई पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियां सिर्फ
स्पॉटिफाई पर।